हाँ तो राम राम भाइयों। कैसे हो आप सभी लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सभी भी ठीक होंगे और सभी एकदम बढ़िया मौज में होंगे। अब तक हमने राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था राजस्थान की पॉलिटी में। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ये बहुत ही लंबा टॉपिक है अपना। लगभग इसकी क्लास 1.5 से 2 घंटे या हो सकता है 3 घंटे भी आपकी चली जाए। तो इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य विधानमंडल से। राज्य विधानमंडल को अंग्रेजी में हम स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक। संविधान का कौन सा भाग 6 अनुच्छेद कहाँ तक? आर्टिकल 168 से लेके 212 तक किसका उल्लेख मिलता है? राज्य विधानमंडल की संरचना का उल्लेख मिलता है। अब राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलता है इसमें। इसकी संरचना हो गई, इसका गठन हो गया, कार्यकाल, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों का उल्लेख 168 से लेकर 212 तक मिलता है। केंद्र में जिस प्रकार संसद होती है, राज्य में उसी प्रकार जो शीर्ष कानून की जो निर्माता है वो कौन होता है? राज्य विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में जो कोई कानून बनाता है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है। उसी प्रकार राज्य में कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल बनाएगा। अब पढ़ते हैं एक एक अनुच्छेद, अपन डिटेल में कवर करते हैं। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडलों का गठन। सर राज्य का विधानमंडल का गठन कैसे होता है ये आपका बताता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के 2 पार्ट हैं, सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2। सब आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 168(1) कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का गठन का प्रावधान करता है जो राज्यपाल और 1 अथवा 2 सदनों से मिलकर बना है। मतलब क्या कहता है कि ये जो अनुच्छेद 168 है वो ये कहता है कि आपका जो विधानमंडल है, प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो किससे मिलकर बनेगा? एक राज्यपाल होगा और दूसरा सदन होंगे। सदन एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 168 का 2, मतलब आर्टिकल 168 का सब आर्टिकल 2। ये क्या कहता है कि विधानमंडल के 2 सदन होंगे। एक होगा उच्च सदन जिसे विधानसभा परिषद के नाम से जाना जाएगा और दूसरा होगा निम्न सदन जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाएगा। तो अब अगर बात करें अनुच्छेद 168 विधानमंडल की बात करें, तो विधानमंडल कौन से अनुच्छेद में आता है? 168 में। 168 में इसके क्या पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। एक तो हो गया राज्यपाल जिसको अपन ने पढ़ लिया है अनुच्छेद 153 में। ठीक है। एक होता है कौन सा? उच्च सदन। उच्च सदन में कौन? विधान परिषद। ये लिख लो रे आप लोग वरना भूल जाओगे, लिखोगे तो याद रहेगा। तीसरा होता है निम्न सदन। निम्न सदन इसे क्या कहेंगे? विधान सभा। विधान परिषद का उल्लेख किसमें मिलता है? विधान परिषद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 169 में और विधानसभा का अनुच्छेद जो मिलता है वो अनुच्छेद 170 में। ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर अपना विधानमंडल का निर्माण होता है, एक राज्यपाल अथवा 2 सदन। किसी किसी राज्य में 2 भी हो सकता है, किसी राज्य में 1 भी हो सकता है, 1 अथवा 2 हो सकते हैं। तो विधानमंडल के 3 घटक या 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है? विधानसभा का जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी उसका अभिन्न अंग होता है। उसके बिना कोई भी कानून या अधिनियम जो आप लाए हो वो कानून का रूप नहीं लेता। मतलब क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर बिना कोई भी विधेयक, अधिनियम या कानून का रूप नहीं ले सकता है। जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा किसी भी विधेयक पर, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या है, राज्यपाल विधानमंडल का क्या है? एक अभिन्न अंग है, लेकिन क्या है? वो सदस्य नहीं है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। मतलब विधान परिषद और विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा, ऐसे 2 सदन प्रणाली किसमें है?
6 राज्यों में। कौन कौन से हैं? कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसकी का सर कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, महाराणा कुंभा। महाराणा, सॉरी, महाराणा कुंभा, KUMBHA, ठीक है। BHA नहीं, BA, ओनली BA ही करना है। तो कैसे? कर्नाटक, U से यूपी उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, ठीक है, B से बिहार और A से आंध्र प्रदेश। A से आंध्र प्रदेश, कौन सा? और लास्ट में महाराणा कुंभा, TEA बोले तो तेलंगाना। तो 6 राज्य ऐसे हो गए जिनमें 2 सदनात्मक विधानमंडल का, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है। नोट, पहले जम्मू कश्मीर राज्य भी द्विसदनात्मक था, लेकिन जम्मू कश्मीर का आर्टिकल जब 179 हटाया गया तो, लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब इसमें केंद्र का साथ चलेगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर द्विसदनात्मक प्रणाली थी, उसमें भी राज्य विधान परिषद और विधानसभा थी। अब उनको हटा के कब से 31 अक्टूबर 2019 से हटा के क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो इस प्रकार अब मात्र 6 राज्यों में ही क्या है? द्विसदनात्मक प्रणाली है। भारत के 22 राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है, राज्यपाल प्लस विधानसभा, ठीक। तो ये अपना अनुच्छेद 168 कंप्लीट हो गया। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 169। 169 क्या कहता है? विधान परिषद का गठन, सृजन या उत्साधन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 169 कहता है कि इसमें विधान परिषद का निर्माण, गठन व समापन की प्रक्रिया का प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें क्या है? विधान परिषद का गठन, निर्माण और समापन, बनाना भी है और उसका समापन भी कर देना, पूरा ही किसमें? 169 में। विधान परिषद का सृजन या गठन व समापन की अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। विधान परिषद को सृजन करना यानी कि बनाना और उसको समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। मतलब अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है तो आपको संसद की अप्रूवल लेना जरूरी है। विधान परिषद के सृजन व समापन की क्रिया की बात करें तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के समक्ष रखा जाएगा। मतलब अगर आपको किसी राज्य में, जैसे राजस्थान राज्य में आपको विधान परिषद बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ की विधानसभा है, विधानसभा जो गहलोत सरकार की विधानसभा है, उसमें क्या करेंगे? वो एक प्रस्ताव पास करेंगे। प्रस्ताव कैसे पास करेंगे? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब जितने MLA है ना, उनका 3/4 यानी कि 75% इस मत में होने चाहिए कि वो क्या करे? विधान परिषद बनाने के लिए हाँ भरे। तो ये ऐसा बहुमत पास करके किसके पास भेजते हैं? संसद के पास। यदि संसद साधारण बहुमत से यानी कि 50% से ज़्यादा से अगर प्रस्ताव को पारित कर देता है तो गठन का मार्ग खुल जाता है। मतलब आप फिर उसमें परिषद का निर्माण कर सकते हो। विशेष टिप्पणी, विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है। इसे विघटित यानी कि भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त जरूर किया जा सकता है। जैसे विधानसभा क्या होती है? भंग हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद को आप भंग नहीं कर सकते, इसको केवल समाप्त किया जा सकता है। और समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। राज्यसभा भी स्थायी सदन है, लेकिन इसे न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। जो अपनी राज्यसभा है ये क्या है? स्थायी सदन है। विधान परिषद भी क्या है? स्थायी सदन है। और राज्यसभा भी स्थायी सदन है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, विधान सभा को ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही भंग किया जा सकता है।
जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत पारित करके संसद के पास भेजा गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया संसद का, तो इसलिए वो मामला अभी तक वहीं पे पेंडिंग पड़ा है। मतलब जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या बोला कि हमारे यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दो, और वो प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेज दिया, लेकिन वो अभी संसद में ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित है। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान सरकार ने विधान परिषद के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। यद्यपि संसद द्वारा इस संबंध में किसी विधि का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। मतलब क्या हुआ, 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान सरकार ने विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था विशेष बहुमत से पास करके, लेकिन संसद में अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया, तो ये अभी तक पेंडिंग पड़ा है। आंध्र प्रदेश ने 1957 में विधान परिषद की स्थापना की थी, फिर 1985 में समाप्त कर दी, फिर 2007 में विधान परिषद का निर्माण किया, 2019 में फिर समाप्त करने का विधेयक आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया। मतलब खेल चल रहा है आंध्र प्रदेश में, पहले बनाया फिर समाप्त किया, फिर वापस बना रहे हैं और फिर वापस समाप्त कर रहे हैं। बनाया कब, 1957 में, 1985 में समाप्त कर दिया, 2007 में फिर से निर्माण कर दिया, और 2019 में फिर से उसको खत्म करने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने 1969 में, पंजाब ने 1970 में, तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए कि कब कौन सी सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने विधान परिषद को बनाया था, कब खत्म किया था। तो पश्चिम बंगाल ने 1969 में, पंजाब ने 70 में, तमिलनाडु में 86 में विधान परिषद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये आपका अनुच्छेद 169 कंप्लीट हो गया। मतलब विधान परिषद का अपन ने निर्माण भी कर लिया, उसका समापन भी कर लिया। कैसे निर्माण होता है, कैसे समापन होता है, आपको पता लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। तो अगला अनुच्छेद कौन सा है, अपना अगला अनुच्छेद है, तो नेक्स्ट है अपना विधानसभा की संरचना, आर्टिकल 170। आर्टिकल, इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। मतलब विधानसभा की जो संरचना है वो कैसे होगी, कैसे विधानसभा को जो है बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें विधानसभा का संरचना का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 170 का सब आर्टिकल 1 कहता है कि किसी भी राज्य की अधिकतम विधानसभा सीटें 500 तथा न्यूनतम सीटें 7 निर्धारित की गई है। मतलब आर्टिकल 170 का सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की सीटें 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जिसमें क्या है कि उसकी जो विधानसभा सीटें हैं वो 60 से कम है। जैसे अपवाद में पहला है आपका गोवा, दूसरा है मिजोरम। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, पुदुचेरी में 30 है। इन सब की विधानसभा की सीटें 60 से कम है। मतलब 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य एकदम छोटे छोटे राज्य हैं। राज्य का क्या है, एक जिला ही बोल सकते हो आप उनको। तो उन राज्यों में देखो, ये जो विधानसभा सीटें है ना, वो पॉपुलेशन और क्षेत्र के अनुसार होती है। क्षेत्र और पॉपुलेशन के अनुपात में इनकी सीटों को बांटा जाता है। पर ये राज्य जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, ठीक है, एकदम छोटे राज्य हैं, एकदम एक जिले के बराबर है। तो इसलिए इन राज्यों में क्या है, विधानसभा की सीटें कम है। तो इसलिए ये अपवाद में आती है। तो अपना 4 राज्य कौन कौन से हैं, गोवा में कितनी है, 40, मिजोरम में 40, पुदुचेरी में 30 और सिक्किम में 32। तो इनको आपको याद कर लेना है। इन जो 4 आपका जो अपवाद है, तो सबसे कम के लिए पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा के लिए पूछ सकता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें यूपी में है, क्योंकि यूपी क्षेत्र में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है। जनसंख्या में ज़्यादा है इसलिए सबसे सर्वाधिक ज़्यादा है। वैसे क्षेत्र में देखा जाए तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है। राजस्थान जनसंख्या में भी है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, यूपी है। यूपी है, इसीलिए वहाँ की विधानसभा सीटें क्या है, सबसे ज़्यादा है, 403 है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। लेकिन जिसमें प्रथम आम चुनाव 1952 में राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी थी, 152 थी। जो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था उस टाइम पे विधानसभा सीटें कितनी थी, 160 थी। बाद में इनको 82 सीटें, अच्छा 160 में क्या हुआ था,
82 सीटें कांग्रेस ने जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? 84 सीटें जीतकर राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद, ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। और बाकी जो बची सीटें हैं ना, वो अन्य पार्टी के उसके हिस्से में आई थी। तो टोटल कितनी सीटें हो गई? 84 और तो 106 सीटें। 106 सीटें के बाद अब कितनी सीटें बची? 54 सीटें। ये 54 सीटें किसके पास आई? जो अदर छोटी मोटी पार्टी थी उनके हिस्से में आई थी। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी 1952 में? 1952 में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी कांग्रेस की पार्टी। और दूसरे नंबर पे थी राम राज्य की पार्टी, राम राज्य परिषद थी, जिसको 24 सीटें प्राप्त हुई थी। बाकी सीटें अदर छोटी मोटी पार्टीज को प्राप्त हुई थी। छठी विधानसभा यानी कि 1977 में, छठवीं विधानसभा लिख लो आप। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो लिख लिया करो। छठी विधानसभा यानी कि 1977 में क्या हुआ? सीटें राजस्थान, ये जो 160 सीटें मतलब 40 सीटें बढ़ाकर इनकी टोटल सीटें कितनी हो गई? 200 सीटें हो गई। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो राजस्थान विधानसभा के मामले में आपको याद रखने हैं। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 170 का 2। सर अनुच्छेद 170 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 170 का 2 कहता है कि भौगोलिक आधार पर सभी निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाए जाएंगे कि जनसंख्या का अनुपात सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान रहे। आर्टिकल 170 का 2 यही कहता है कि जब आप सीटों का निर्धारित करो तो इस हिसाब से करना कि जो जनसंख्या है वो निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से एकदम समान अनुपात में रहे। तभी आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका जिला तो क्या है? जयपुर है, लेकिन आप निर्वाचन क्षेत्र दौसा में आ रहे हो या आपका विधानसभा क्षेत्र दौसा है। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि उन सीटों को एकदम बराबर अनुपात में बांटने के लिए होता है। जैसे जयपुर की जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या है, जयपुर का कुछ हिस्सा जो जैसे दौसा में कम है तो दौसा की तरफ उसको शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उससे क्या हो, विधानसभा सीटें एकदम प्रॉपर मैनर में और समानुपातिक रूप से हो। ठीक। विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। मतलब अनुच्छेद 332 में क्या है? आरक्षण का प्रावधान कि कौन सी सीटों पे कितना, मतलब कौन सी कैटेगरी को कितनी सीटें आप उसमें लड़ सकते हो, उसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 332 में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 में आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में कुल 200 सीटों में से 34 सीटें किसकी है? अनुसूचित जाति एससी की है। और 25 सीटें किसकी है? एसटी की है। ठीक है। तो जो आरक्षण दिया गया है वो किन किन को दिया गया है? आरक्षण एससी और एसटी को दिया गया है। सर ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं है, ओबीसी को एकदम जनरली माना है। ठीक है। तो टोटल कितनी सीटें हैं राजस्थान में? 200 सीटें। 200 सीटों में आपकी 34 सीटें किसको है? एससी को। और 25 सीटें किसको है? एसटी को। बाकी की जो सीटें बची कितनी हो गई है? 9 और 3 और 2 5, 59 सीटें हो गई। बाकी की जो सीटें आपकी बची है, वो कितनी सीटें बची है? लेस करो देखे। 200 में से क्या गए? 59 लेस हो गए तो 141 सीट्स। 141 सीटें किसकी है? जनरल की है। मतलब इसमें जनरल ओबीसी बाकी सारी अदर कास्ट में आ जाएगी। एससी और एसटी के लिए अलग से रिजर्वेशन है। एसटी के लिए कितना है? 25 और एससी के लिए 34। ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने। नोट, राजस्थान की कुल लोकसभा सीटें, अब लोकसभा की बात कर लें जो कि संसद में है। राजस्थान की कुल लोकसभा सीटें, सर लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा मतलब सांसद लोग कितने बैठेंगे अपने? वो है 25 है। उसमें से 4 सीटें किसकी? एससी की। और 3 सीटें किसकी? एसटी की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मतलब 332 में राज्य जो विधानसभा है उसमें आरक्षण का प्रावधान किसमें है? 332 में।
और संसद में जो आपका जो कौन सी सभा है, ये लोकसभा है, लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 330 में है। और अनुच्छेद में 330 के अंतर्गत राजस्थान की कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 25 सीटें हैं। 25 सीटों में 4 सीटें किसकी? एससी की। 3 सीटें किसकी? एसटी की। बाकी की जो बची 25 माइनस 7, 18 सीटें किसकी है? जनरल की। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के मामले में। लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब ये जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा कब तक बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक। ऐसा ही आरक्षण चलता रहेगा जब तक कि वो आगे नहीं बढ़ाएगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये हो गया अनुच्छेद 170 का 2 खत्म। वर्तमान में राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है, मतलब यहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा ही है। विधान परिषद के लिए हमने प्रस्ताव पास करके भेज दिया था, लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग ही पड़ा हुआ है संसद में। अनुच्छेद 170 का 3 क्या कहता है? 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें 2026 के होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। मतलब अब तक जो सीटें हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो विधानसभा सीटें हैं वो इतनी रहेगी, 500 और मिनिमम 60 रहेगी। इसके बाद जो 2026 के बाद जो पहला जनगणना होगी, उस पहली जनगणना के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके बाद ये सीटें क्या है? पुनर्निर्धारित की जाएगी कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। तो वो क्या करेगा? पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अदरवाइज ऐसे अगर ये चीज़ें नहीं लगाते तो लोग क्या करते हैं, अपने नेता लोग राज्य में जनसंख्या कंट्रोल पे ध्यान ना देके जनसंख्या बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ही ज़्यादा सीटें और उतना ही ज़्यादा उनका वोट का बैंक। तो इसलिए 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2001 में संशोधन करा गया था, उसके अनुसार 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीटों की संख्या में। और सीटों की 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी जो कि हर 10 साल में होती है 2031 में, उसके बाद इनको पुनः निर्धारित किया जाएगा। अब एक बार राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या अपन देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 175 है, अरुणाचल प्रदेश में फिक्स 60 है, असम में 126, बिहार में 243, गोवा में अपवाद 140 और गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इसमें 87, कर्नाटक में 224, केरल में 140, एमपी में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में फिक्स 60, मिजोरम में 40 जो कि अपवाद था, नागालैंड में फिक्स 60, उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200 और सिक्किम में 32 जो कि अपवाद था, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में फिक्स 60, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 403 और पश्चिम बंगाल में 294 और अपना लास्ट में कौन सा आ गया, उत्तराखंड में 70, झारखंड में 81, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 और पुदुचेरी में 30 जो कि अपवाद था और दिल्ली में 70। तो इस प्रकार ये आपको टोटल एक बार मैंने आपको बता दिया। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैक्सिमम और मिनिमम किस में है और किस में अपवाद है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको वैसे सारे तो याद नहीं होने पर फिर भी कोशिश करना है कि याद हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी राजस्थान का और सबसे ज़्यादा और सबसे कम है वो ज़रूर याद कर लेना। नोट, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें से केवल दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभाएं गठित की गई है। सिक्किम व नागालैंड विधानसभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। मतलब क्या है, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिसमें से 2 राज्य ही ऐसे हैं। कौन सा? एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। इन दोनों में ही क्या है, विधानसभा है। बाकी में सारा कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब संसद के द्वारा ही उनका सारा काम चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको संभालती है।
अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 है अपना नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद 171 यानी कि विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, इसमें राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 171 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? विधान परिषद में अधिकतम सीटें उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम सीटें 40 से कम नहीं हो सकती। मतलब अब अनुच्छेद 171 पढ़ रहे हैं, 170 में अपन ने विधानसभा का पढ़ लिया था, अनुच्छेद 171 पढ़ रहे हैं जिसमें अनुच्छेद 171 में ये कहते हैं कि विधान परिषद में जो सीटें होगी वो कितनी होगी? वो विधानसभा में जो सीटें उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, तो अपनी राजस्थान की कितनी विधान, अगर मान लो राजस्थान में विधान परिषद होती, वैसे अभी है नहीं, विधान परिषद होती तो अभी अपने राजस्थान में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 200 है। 200 का 1/3 अगर अपन करते हैं तो लगभग 66.67 आता है। तो इसको राउंड ऑफ में अपन क्या ले लेते हैं? 66 लेते हैं। अब मिनिमम जो मैक्सिमम सीटें थी राजस्थान विधान परिषद में वो 66 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम हो नहीं सकती। तो अपने राजस्थान की अगर विधान परिषद होती तो 40 से लेकर 66 के बीच में इनके विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती। तो ये इसका जो प्रोविजन करता है वो कौन करता है? अनुच्छेद 170 का 1 करता है कितने सदस्य होता है। यदि राजस्थान विधान परिषद बनती तो अधिकतम सीटें 66 होती। और अनुच्छेद 171 का 2 क्या कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना 171(3) में उपबंध रीति से ही होगा। मतलब यह कहता है कि 171 का 2 जब तक संसद द्वारा अनुबंध में इस कोई अन्य नियम नहीं बनाए, संसद के द्वारा कोई आर्टिकल के द्वारा कोई संशोधन ना करे या कोई अन्य नियम नहीं बनाए, तब तक विधान परिषद का जो चुनाव होगा, जो निर्माण होगा, जो संरचना होगी वो किसके अनुसार होगी? अनुच्छेद 171 के सब आर्टिकल 3 के अनुसार। अब अपन अनुच्छेद 171 का सब आर्टिकल 3 पढ़ते हैं। सर इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसके सदस्य निम्न प्रकार होंगे। मतलब जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। और निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होंगे? कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्ड तथा अन्य स्थायी प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कुल सदस्य संख्या कितनी है? जैसे मान लो राजस्थान प्रदेश में 66 है, तो 66 का 1/3 मतलब 22 सदस्य कहाँ कौन में मतलब कहाँ से होंगे? अपनी जो नगरपालिका है, जिला राज्य बोर्ड है, पंचायत समितियाँ हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बनेंगे 22 सदस्य। किसके बनेंगे? विधान परिषद। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से निर्वाचित होंगे जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य हैं। 1/3 कौन? मतलब 66 के 1/3 कौन? विधानसभा के सदस्य, मतलब पूर्व विधान सभा सदस्य, मतलब पहले विधानसभा के सदस्य थे, अभी प्रेजेंट में वर्तमान में वो नहीं है। दूसरा 1/12 सदस्य, मतलब 66 का 1/12 कितना हुआ? वो कौन होंगे? 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित। मतलब कोई जो अपना ग्रेजुएट बंदे हैं और ग्रेजुएशन करते हुए उनको 3 साल हो गई, उन 3 साल जो हो गई ना, वो बंदे 1/12 सदस्य कौन होंगे? जो ग्रेजुएट करे हुए हैं और जिनको ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल कंप्लीट हो गई है, वो उनके सदस्य होंगे 1/12। 1/12 सदस्य कौन से होंगे? माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय के 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों द्वारा निर्वाचित। 1/12 सदस्य कौन होंगे 66 के? वो कौन होंगे? आपके जो स्कूल से
स्कूल कौन सी? सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो महाविद्यालय मतलब कॉलेज। कॉलेज के जो टीचर हैं, ये टीचर क्या कर रहे हैं, जो 3 वर्षों से शिक्षणरत है, मतलब 3 साल से, पिछले 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की क्या है, टीचिंग करा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि, मतलब उनके द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? कुल सदस्य संख्या का 1/12%, 1/12वां हिस्सा। अब 1/6 सदस्य कौन होंगे? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 66 का 1/6 बोले तो 11 सदस्य कौन होंगे? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। सर ये 66 क्यों ले रहे हो? 66 में आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, अपने राजस्थान को देश में उनके अगर यही सदस्य संख्या कम ज़्यादा है तो उनका हिस्सा निकाल लेंगे। तो 1/6 सदस्य कौन होंगे? राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, जो अनुच्छेद 171 5 के उपबंधों के अनुसार उनको मनोनीत किया जाएगा। इस प्रकार विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का तो क्या होता है? मनोनीत होते हैं, और बाकी 5/6 सदस्य कौन होते हैं? निर्वाचित होते हैं, मतलब उनका वोट के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। नोट क्या है? नोट राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कोई व्यक्ति तभी मनोनीत किया जा सकता है जब वह राज्य का मूल निवासी है। मतलब राज्यपाल साहब ऐसे नहीं कि किसी भी राज्य के व्यक्ति को उठा के विधान परिषद का सदस्य बना दिए और उनको मनोनीत कर दिया। वो क्या होना चाहिए? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, या जिस राज्य में वो विधान परिषद का सदस्य बन रहा है उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये अपना स्पेशल इसका नोट है। अब अनुच्छेद 171 के 3 में इसकी संरचना पढ़िए। अनुच्छेद 171 का 4 क्या कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब क्या होगा कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधि, मतलब कितना वो प्रतिनिधि कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने क्षेत्र को के अनुसार। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से एक सदस्य चुने जाते हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं चुने जाते। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 171 का 5। अनुच्छेद 171 का 5 क्या कहता है? राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को निम्न आधार पर मनोनीत करता है। सर जो मनोनीत कर रहे हैं राज्यपाल, वो ऐसे नहीं कि किसी को उठा के मनोनीत कर दिया, अपने रिश्तेदारों को कर दिया या कोई उसका जानकार है उसको कर दिया। उसको मनोनयन करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत कैसी? किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में वो इन क्षेत्र में उनका योगदान होता है, इन क्षेत्र में उसको विशेष योग्यता होती है, तभी उसका क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। तो अब तक के जो 6 मैंने बताया था कि 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो उन 6 राज्यों में कितनी कितनी विधान परिषद की सीटें हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। यूपी में 100 विधान परिषद की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 है, मिनिमम 40 तेलंगाना में है। कितनी यूपी में सबसे ज़्यादा 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार और कर्नाटक में 75 और आपका जो आंध्र प्रदेश है उसमें 50 और तेलंगाना में 40 आपकी ये टोटल हो गई है। ठीक है, यह आशा करता हूँ यहाँ तक आपने समझ। अब अपना अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 172, यानी कि राज्य के विधान मंडलों की अवधि। ये जो विधान मंडल आपके बनते हैं उनकी अवधि कितने साल की होती है? अनुच्छेद 172 आपका ये बताता है कि अनुच्छेद 172 का एक बोलता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है प्रथम अधिवेशन से, मतलब जो पहला अधिवेशन आपका हुआ, मतलब पहली बैठक आपकी हुई उस तारीख से आपको 5 साल देखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगर कोई आपातकाल लग गया तो उस केस में विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है? 1 साल के लिए वो बढ़ा सकती है। आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात बढ़ाई गई अवधि 6 माह तक रह सकती है। आपातकाल जैसे समाप्त हो गया उसके बाद सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया लेकिन आपातकाल तो समाप्त हो गया,
जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज जैसे 2 सितंबर है, 2 सितंबर 2023 आपातकाल लगा हुआ है। सरकार ने क्या किया कि 1 सितंबर को मान लो 1 सितंबर को आपातकाल लगा हुआ है, तो विधानसभा का जो कार्यकाल वो बढ़ा के क्या कर दिया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया। और ये कब खत्म होगा, आपका खत्म होगा 31 अगस्त 2024 में। लेकिन आपका जो आपातकाल जो समय था वो कब खत्म हो गया, 2 सितंबर। तो इस खत्म होने से 6 माह कब कंप्लीट होंगे आपके, सितंबर से 3 दिसंबर और मार्च को। तो यानी कि आपको ये 6 माह के समाप्त होने के अंदर अंदर रह सकती है, बढ़ाई गई अवधि 6 माह तक रह सकती है। 6 माह कब से, तो 1 मार्च 2024 तक ही आपकी बढ़ाई गई अवधि रह सकती है। इस केस में पूरा साल भर तक बढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 172 का 1, मतलब आपातकाल यहाँ से समाप्त हो गया, यहाँ से ओनली 6 महीने ही काउंट करते हैं, 6 महीने तक ही बढ़ा सकते हैं। वैसे तो एक बार में साल भर के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समाप्त होने के बाद 6 महीने तक ही बढ़ाया जाना, मतलब अवधि 6 माह तक ही रहती है। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था। मतलब 5वीं जो विधानसभा थी उसके टाइम पे कार्यकाल मतलब बढ़ाया गया था। अतः राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है, 5वीं विधानसभा। एक बार ही कार्यकाल बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 172 का 2 कहता है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और रोटेशन के अनुसार उसके स्थान पर दूसरा सदस्य आ जाता है। तो विधान मंडल के जो कार्यकाल है, विधानमंडल में कौन कौन से सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के टाइम पे इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद ये 6 माह तक ही रह सकता है। और राजस्थान में जो आपातकाल जो 5वीं विधानसभा थी उसके टाइम पे, आपातकाल के टाइम पे उसका समय बढ़ाया गया था। तो इसलिए 5वीं विधानसभा क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। अब बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष का रहता है। विधान परिषद मतलब कभी समाप्त नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य को रिटायर करना उनका होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आशा करता हूँ अनुच्छेद 172 भी आपको समझ में आ गया होगा और सारे इसके प्रोविजन याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 173 की तरफ। अनुच्छेद 173 क्या कहता है, अनुच्छेद 173 कहता है विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता यानी कि योग्यता की बात करता है कि योग्यता क्या क्या होने वाली है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए, कि निम्न योग्यता होनी चाहिए। पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन होना आवश्यक है। जैसे अक्षय कुमार साहब ने अभी सिटीजनशिप ज्वाइन करी है, अब वो क्या है, भारतीय नागरिक बन गए, तो अब वो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है, अब तक नहीं थे। तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो। निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा जो ऑथोराइज अधिकारी है उसके सामने उसने क्या ली हो, शपथ ली होनी चाहिए। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, 25 ईयर्स की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। वह शासकीय सेवा में नहीं हो, मतलब सरकारी नौकरी में नहीं हो, अथवा किसी लाभ के पद का कार्यरत ना हो और संसद द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्त को पूर्ण करता हो। मतलब सरकारी नौकरी यानी कि शासकीय सेवा में नहीं हो, सरकारी प्रशासनिक शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, अथवा किसी लाभ के पद पर कोई भी कार्य नहीं कर रहा होना चाहिए, और संसद द्वारा कोई नियम ऐसा बना दिया गया है तो उन नियम और शर्तों को पूरा करता हो। ये क्या है, किस कौन से सदस्यों की योग्यताएं हैं, ये सारी है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। ये सारे नियम जो पढ़े हैं अभी तक विधानसभा सदस्य के नियम पढ़े। अब विधान परिषद के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं हैं, वह भी भारत का नागरिक होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष वो भी शपथ धारण करना चाहिए। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। विधानसभा में कितनी आयु है, 25 वर्ष। विधान परिषद में कितनी है, 30 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसके सदस्य द्वारा अयोग्य घोषित किया गया।
मतलब संसद ने उसको, किसी व्यक्ति को सदस्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया तो वो व्यक्ति क्या नहीं बनेगा, विधान परिषद का सदस्य नहीं बनेगा। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही टाइम पे राज्यसभा में भी सदस्य है और विधान परिषद का भी सदस्य है, तो दोनों का एक साथ नहीं चलेगा। आप एक टाइम पे एक में ही रह सकते हो, या तो इसमें रह लो या इसमें रह लो, ठीक है। अब ये तो हो गई इनकी स्पेशल कंडीशन। अब कुछ जनरल कंडीशन भी हैं जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में वर्णित है। तो वो क्या योग्यताएं हैं? विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद की बात नहीं है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। अपने उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए, वोटर होना चाहिए। वोट देने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए और वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य आरक्षित एवं अनारक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। मतलब SC/ST का कोई जो सदस्य है वो रिजर्व कैटेगरी से भी चुनाव लड़ सकता है और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से भी चुनाव लड़ सकता है। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब जो विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए कि जो विधानसभा में जो टर्म्स एंड कंडीशन है सदस्य बनने की, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसके ऊपर लागू होगी, विधान परिषद के ऊपर लागू होगी। 2008 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई कि आतंकवादी गतिविधि मिलावट करने वाला व्यक्ति, खाद्य पदार्थ में करे चाहे दवाओं में करे, तस्करी करने वाला व्यक्ति, विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, वह अपराधी व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। 2008 में संविधान में संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत किस किस को, मिलावटखोर, घूसखोर, आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला, फॉरेन विदेशी विनिमय में जो है ना, विदेश में मुद्रा भेजना और गैर कानूनी काम करना, 2 नंबर के तरीके से विदेश में हवाला का काम करना, उसमें अगर आप अपराधी पाए गए हो तो इस अधिनियम के अनुसार आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये अहर्ताएं हैं तो अनुच्छेद 173 में दी हुई है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी और आपको साथ के साथ याद भी हो रही होगी। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 174। सर अनुच्छेद 174 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 174 बात करता है राज्यपाल विधानमंडल का क्या कर सकता है, सत्राहुत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है अर्थात विघटित कर सकता है। तो इसमें क्या है, राज्यपाल की पावर्स है। राज्यपाल की क्या क्या पावर्स है कि वो क्या कर सकता है, विधानमंडल का जो सत्र है उसको बुला सकता है और सत्र को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। अब एक एक सब आर्टिकल को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें क्या कितने आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है। 174 का 1, 174 का 2 का क और 174 2 का ख। ठीक है। तो अनुच्छेद 174 का 1 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन अथवा दोनों सदनों का क्या बुला सकता है, राज्यपाल विधानसभा के एक सदन अथवा दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है अर्थात विधानमंडल का सत्राहुत कर सकता है। राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा और विधान परिषद, उसका मन करे तो दोनों को एक साथ, उसका मन करे तो दोनों को अलग अलग। वो कह सकता है कि आप चलो सत्र बुलाओ, सत्र की शुरुआत करो और अपना काम करो। तो ये किसके पास पावर है, राज्यपाल के पास पावर। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना प्रत्येक सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देगा। 21 दिन पूर्व। भाई आज के दिन जैसे आपको, जैसे मान लो 21 दिन, आज के दिन आपको क्या करना है, सत्र बुलाना है। तो सत्र बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे जिस दिन मतलब आज की तारीख, जैसे आज 2 सितंबर है, आज की तारीख से पूरे 21 दिन पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सचिव को क्या करना पड़ेगा, इनको सभी सदस्यों को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस देंगे तब उनके क्या है, MP मंत्री MLA जो है वो कभी कभी क्या होता है कि विदेश में भी रहते हैं, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कौन से काम में व्यस्त होगा, कोई अपना
जो कार्यक्रम है उसके अनुसार डिसाइड किया होगा। तो इनको क्या होता है, किस दिन पूर्व सूचना दी जाती है कि जिससे कहीं 7 समुद्र पार भी हो तो वो चल के आ जाए 21 दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए इनको क्या है, 21 दिन की सूचना दी जाती है। और सूचना कौन देता है, सचिव देता है। राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे विधानमंडल का सत्र का क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है, सत्र को बुला सकता है। प्रथम सत्र की बैठक व द्वितीय सत्र की बैठक, प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम कितने माह का गैप हो सकता है, 6 माह का गैप हो सकता है। मतलब प्रथम सत्र की जो बैठक होगी और अंतिम सत्र की जो, मतलब प्रथम सत्र जैसे 2 सत्र, एक सत्र दूसरा सत्र, इन दोनों सत्रों के बीच, जैसे ये सत्र यहाँ से यहाँ तक चला, ये सत्र है और ये सत्र, प्रथम सत्र की जो अंतिम बैठक है और अगले सत्र की जो प्रथम बैठक है, इन दोनों के बीच कितने माह का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम कितने माह का गैप चलेगा, 6 माह का गैप होगा। 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, 6 माह के अंदर अंदर अगला सत्र की प्रथम बैठक हो जानी चाहिए, जब पहले सत्र की जो अंतिम बैठक है उससे। तो ये आपका अनुच्छेद 174 का सब आर्टिकल 1 हो गया। अब है अनुच्छेद 174 का 2 का क। राज्यपाल विधान मंडल के एक सदन अथवा दोनों सदनों का सत्रावसन अर्थात सत्र को समाप्त कर सकता है। एक सदन अथवा दोनों सदनों का क्या कर सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 174 2 का ख क्या कहता है, राज्यपाल विधानसभा को विघटित यानी कि भंग कर सकता है, और इसका क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। भंग ऐसे ही नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के पास क्या है, पावर है, वो भंग कर सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 174 के 2 के क में क्या कर सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है। 2 के ख में क्या करता है, ये सत्र को भंग कर सकता है, विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अब विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, इसका विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है कि सत्र कौन बुलाएगा, राज्यपाल, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा का सत्र समाप्त यानी कि सत्रावसन राज्यपाल करता है, लेकिन सत्र का जो सभा की बैठक है उसको स्थगित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। सत्र कौन बुलाएगा, राज्यपाल, तो समाप्ति कौन करेगा, राज्यपाल। अब सत्र में क्या होती है, बैठकें होती हैं। अब इन बैठकों का स्थगन कौन करता है, बैठकों का स्थगन करता है विधानसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही विधानसभा का सत्र बुलाता है। जनरली क्या होता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या करता है, विधानसभा का सत्र बुलाता है। लेकिन कभी कभी राज्यपाल स्वयं विवेक से भी क्या कर सकता है, अपना सत्र, लेकिन राज्यपाल कुल परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है, अर्थात स्वयं विवेक के पावर के अंतर्गत वह विधानसभा का सत्र बुला सकता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, सत्रावसन और स्थगन में। सत्रावसन कौन करता है, राज्यपाल करता है, स्थगन कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सत्र के साथ साथ बैठक भी समाप्त हो जाती है, लेकिन सत्र समाप्त नहीं होता, लेकिन स्थगन में क्या होता है, सत्र समाप्त नहीं होता, बैठक अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है या उस दिन के लिए स्थगित हो जाती है। मतलब उस दिन बैठक पे चर्चा, किसी मामले पे चर्चा ना होके अगले दिन होती है, या जिस दिन डिसाइड करे अध्यक्ष साहब उस दिन होती है। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इसे साइन डाई कहा जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। एक कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो टोटल बैठक होगी वो 60 से कम नहीं होगी, 60 बैठक कम से कम होनी चाहिए। 60 से बैठक कम हुई तो आपकी खैर नहीं है। और D.R. अम्बेडकर ने कहा था कि विधानसभा का आहूत करना मतलब विधानसभा को बुलाना, सत्र को बुलाना राज्यपाल का क्या है, कर्तव्य है, अधिकार ना समझे उसे, अपना कर्तव्य समझे, अपनी ड्यूटी समझे। राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ऐसे नहीं कि मन किया तो भंग कर दिया कि बिगाड़ दूंगा सब कुछ। आपको मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की एकदम सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, विधानसभा को आप भंग कर सकते हो। तो ये आपका अनुच्छेद 174 पूरा कंप्लीट हो गया। 174 के 3 सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2 का क, सब आर्टिकल 2 का ख।
ये सारे आपके खत्म हो गए। अब अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद है 175, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसे संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 175 किसका अधिकार देता है? सदन और सदनों में क्या होगा? राज्यपाल अभिभाषण देगा। अभिभाषण बोले तो अपना भाषण सुनाएगा सबको बैठा के, और उनको संदेश भेजने का अधिकार होता है। इसके भी 2 सब आर्टिकल है। राज्यपाल अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 175 का 1, राज्यपाल विधान मंडल के किसी एक सदन में या अथवा एक साथ समवेत दोनों सदनों में, मतलब एक सदन या दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण कर सकेगा, मतलब अपना भाषण दे सकेगा, और इस परियोजना के लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षा कर सकता है, यानी कि अनिवार्य कर सकता है सभी सदस्य उपस्थित हों। ठीक है। अनुच्छेद 175 का 2 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में 2 सदनों अथवा एक सदन को संदेश भेज सकता है कि अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करे। क्या कह रहा है? 175(2) के अनुसार राज्यपाल को अगर स्वविवेक के अनुसार उनको ये लग रहा है कि यार इस मामले में क्या है, कोई कानून बनना चाहिए, या इस मामले में कोई लंबित पड़ा हुआ है विधानसभा में, लेकिन इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई विचार नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकता है? एक सदन अथवा दोनों सदनों को एक साथ संदेश भेज सकता है कि इस पर चर्चा करो और इस पर फाइनल डिसीजन फटाफट जो प्रस्ताव पास करना पास करो, और अन्य मेरे पास साइन कराने के लिए भेजो। तो ये कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। 175 का 2 भी आपका खत्म। अनुच्छेद 175 भी आपका खत्म। अब है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 176, विशेष अभिभाषण का अधिकार। मतलब राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 176 में। सर अनुच्छेद 176 के भी 2 सब आर्टिकल है। सब आर्टिकल भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप पिछली एग्जाम का ट्रेंड देखें तो वह सब आर्टिकल सहित पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको सब आर्टिकल सहित आपको याद करना है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 176 का 1, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों शब्दों को संयुक्त रूप से संवेद करके, मतलब दोनों शब्दों को एक साथ मिला के संबोधित कर सकता है और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। मतलब राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से एक साथ बुलाकर अभिभाषण यानी कि उनको संबोधित कर सकता है, और विधानमंडल को उनका आह्वान का कारण बताएगा कि क्यों मैं आपको आज भाषण देने जा रहा हूँ, उनका कारण भी बताएगा। राज्यपाल विशेष अभिभाषण आम साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के बजट सत्र के प्रारंभ में करता है। और ये विशेष अभिभाषण राज्यपाल ज़्यादातर कब करता है? जब उनका निर्वाचन के बाद, आम या साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम जो सत्र होगा, प्रथम सत्र के प्रारंभ में करेगा विशेष अभिभाषण, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र यानी कि जो बजट सत्र होगा उसका जो प्रारंभ करता है उस टाइम पे इसका विशेष अभिभाषण देगा। अब है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 176 का 2, सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनिमय करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। मतलब जो एक सदन और प्रत्येक सदन की जो प्रक्रिया का जो नियमन है, प्रक्रिया कैसे होगी सदनों की, नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा, मतलब जो ऐसा अभिभाषण है उसमें किस किस विषय पर चर्चा करनी है उसके लिए नियत करने के लिए उपबद्ध किया जाएगा। मतलब उस अभिभाषण में कौन कौन सी विषयों पर चर्चा करना है, किस विषयों पर डिस्कशन करना, वो किसके अनुसार होगा? 176 के 2 के अनुसार होगा। तो ये अनुच्छेद 176 भी आपका कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 176 के 2 सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2। सब आर्टिकल 1 में विशेष अभिभाषण दे सकता है, और ये कब देता है? प्रथम सत्र में, बजट के प्रथम सत्र में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के बजट में देता है। ठीक है। तो अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 177, सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अब तक राज्यपाल के अधिकार पढ़ रहे थे, अब अपने जो इनके मंत्री हैं लोग हैं, अपने मंत्री भाई और अपने महाधिवक्ता साहब हैं, उनका क्या विशेष अधिकार होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 177 क्या कहता है कि महाधिवक्ता सर्वाधिक लीगल, जो सर्वाधिक ऊंची पोस्ट पे कौन होता है राज्य में? महाधिवक्ता होता है। वो क्या करेगा? विधानमंडल की जो बैठकें होती है, विधानमंडल की बोले तो
विधान परिषद और विधानसभा, यानी कि दोनों बैठकों की बात हो रही है। वर्ड क्या यूज हो रहा है, विधान मंडल वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब दोनों सदनों की बात चल रही है कि बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है। एक दूसरा कौन होता है, राज्यपाल भी इसका सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन वो बैठ सकते हैं। महाधिवक्ता को विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, और वह समिति का क्या हो सकता है, सदस्य भी बन सकता है, और किसी भी समिति का उसको सदस्य बनाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 178। सिंपल सा अनुच्छेद है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख है। अनुच्छेद 178 में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का क्या है, उल्लेख मिलता है। विधानसभा के सदस्यों में से सत्ता पक्ष के एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाता है। किस में से चुना जाता है, सत्ता पक्ष में। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो चुनाव जीतकर जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री में से उनके विधानसभा सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल निश्चित करेगा। मतलब डेट कौन डिसाइड करेगा, राज्यपाल। और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि को क्या देगा, सूचना देगा। और सचिव उस तिथि को, जिस तिथि को आपको विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करना है या चुनाव करना है, उसकी सूचना किसको देगा, प्रत्येक सदस्य को देगा। विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो अध्यक्ष निश्चित करेगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष के तिथि का, निर्वाचन की तिथि कौन डिसाइड करेगा, अपना राज्यपाल करेगा। लेकिन उपाध्यक्ष की निर्वाचन की तिथि का डिसीजन कौन लेगा, अपना विधानसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक है। सदन के प्रारंभ पर समय समय पर जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष व सदस्यों में से अधिक 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा। ठीक है, जिसमें से कोई एक सदस्य या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी होगा। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का तो चुनाव आपने कर लिया, इसके अलावा एक 4 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये कौन बनाएगा, अध्यक्ष बनाएगा। अध्यक्ष क्या करेगा, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें से 4 लोगों की लिस्ट बनाएगा। वो 4 लोग क्या करेंगे, जब कभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष छुट्टी पे होंगे या अवकाश पे रहेंगे, तो उनकी एब्सेंसी में ये 4 लोग क्या करेंगे, इसका पीठासीन रहेंगे। मतलब इस विधानमंडल को संभालेंगे। अब विधानसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं वो हम देख लेते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल के विशेष अधिकारों का क्या होता है, संरक्षक होता है। जो विधानमंडल के जो विशेष अधिकार विधानमंडल को दिए हैं, कानून बनाने के, बाकी और भी अदर जो सारे अधिकार दिए हैं, उनका संरक्षक होता है, उनके रक्षा करने वाला होता है। विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। कार्यवाही के दौरान शांति और सामंजस्य बनाए रखता है। जैसे आपने सीपी जोशी साहब को देखा होगा, तो एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखने में का उनका काम होता है। जैसे 2 विपक्ष दल आपस में लड़ रहे होते हैं, उनको समझा के बैठा के एकदम सार्थक चर्चा उनके बीच में करवाता है। विधानसभा के नियमों की व्याख्या करता है कि क्या क्या विधानसभा के नियम, उनकी व्याख्या, नियम का क्या मतलब है, विधानसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। मतलब विधानसभा के जो नियम है उनकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, मतलब कोई कानून धन का कानून है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन भी कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि धन विधेयक कब होता है, कब नहीं होता, कब डिसाइड करते हैं, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन कौन देता है, विधानसभा अध्यक्ष देता है। यदि किसी विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगर कोई मत है, कोई ऐसा विचार है जिसमें दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों के समान वोट हो, जैसे 50 फेवर में है, 50 एंटी में, तो इस केस में जो निर्णायक मत है वो किसका रहेगा, विधानसभा अध्यक्ष का रहेगा। दल बदल के आधार पर किसी विधानसभा सदस्य को अयोग्य घोषित कौन कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। अगर कोई सदस्य दल बदल करता है, उस दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य कौन घोषित करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठक को स्थगित और निलंबित कर सकता है। कोरम बोले तो जैसे कि मीटिंग या सत्र की जो बैठक बुलाते हैं,
उस बैठक में क्या होता है कि मिनिमम सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगर मिनिमम सदस्य नहीं उपस्थित होते तो उस केस में बैठक को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और निलंबित भी कर सकते हैं। उसका पावर किसके पास है, विधानसभा अध्यक्ष के पास है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। कोई भी समिति बना दिया, उसके सभी अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करता है। उनका कार्यों का क्या करता है, पर्यवेक्षण बोले तो सुपरविजन करता है। वह स्वयं कार्य है सलाहकार समिति, नियम समिति और सामाजिक प्रायोजन समिति का अध्यक्ष होता है। और वो कौन कौन सी समिति का अध्यक्ष होता है, वो होता है सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, नियम समिति का अध्यक्ष होता है, सामान्य प्रायोजन समिति का भी वह अध्यक्ष होता है। तो ये इतने सारे कार्य हैं, इनके अलावा और भी कार्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। पद कब से, पद ग्रहण की तिथि से, जब से उसको ज्वाइनिंग दी है उससे नहीं, पद ग्रहण उसने जब से करा है उसकी तिथि से। सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि अगला विधानसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण ना कर ले। मतलब कोई विधानसभा अध्यक्ष, उसको 5 साल के लिए निर्वाचित किया, निर्वाचित करने के बाद उसको 5 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन वो तब तक पद धारण करेगा जब तक कि अगला विधानसभा अध्यक्ष आके उसकी जगह ना ले ले, तब तक वो ग्रहण करेगा, चाहे 5 साल भले ही पूरे क्यों ना हो गए। समय से पूर्व विधानसभा भंग होने पर भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पे बना रहेगा। अगर आपकी विधानसभा भंग हो गई, आपकी सत्ता पार्टी भंग हो गई, उस केस में भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद में बना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष का है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। जब तक कि नया सदस्य नहीं आ जाएगा, नया अध्यक्ष नहीं आ जाएगा, तब तक वह पद पर बना रहेगा। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष इस विधेयक को सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। मतलब वो राज्य अधीन विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा और राज्यपाल ने उसको क्या करा, वापस लौटा दिया पुनर्विचार के लिए। तो उस पुनर्विचार के लिए वापस जो लौटाया उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का के लिए कौन अधिकृत है, वो भी है विधानसभा अध्यक्ष ही ऑथोराइज है। ठीक है, अब कुछ इसके पॉइंट देखते लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं अब तक के विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नरोत्तम लाल जोशी साहब। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी, जो चंद्र प्रकाश जोशी जी है। अभी जो करंट में कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है। राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह थी। 12वीं विधानसभा में जो बनी थी, जो कि कब बनी थी, 12वीं विधानसभा में बनी थी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे। मतलब गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लक्ष्मण सिंह थे, जो कि कब बने थे, 6वीं विधानसभा के सदस्य थे। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्गा, जो कि 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बने। राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समरथ लाल मीणा थे, जो ओनली 5 माह के लिए ही विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी बने थे। हरिशंकर भाबड़ा ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष कितनी बार रहे, 2 बार रहे। हरिसिंह भाबड़ा जो उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सक्तावत। उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सक्तावत, और अध्यक्ष कौन था, अपना नरोत्तम लाल जोशी सर्वप्रथम। निम्न व्यक्ति राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहे हैं। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहे हैं, तो निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत, समरथ लाल मीणा, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हैं। दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं। निरंजन लाल आचार्य, ठीक है, पूनम चंद बिश्नोई, शांतिलाल चपलोत, समरथ लाल मीणा और गिरिराज प्रसाद तिवारी। इनको आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, एग्जाम में उठा के सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, तारा भंडारी है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, बताइए। अभी तो आपको बताया था, सुमित्रा सिंह, वेरी गुड।
तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ ना लेकर विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। मतलब अगर आपने विधानसभा सदस्य की शपथ ले ली तभी आपको यह मान लिया जाएगा कि आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी शपथ ले ली, उसके लिए अलग से शपथ लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ लिस्ट हैं जो अब तक की विधानसभा अध्यक्ष की लिस्ट है और उसके बाद उपाध्यक्ष की लिस्ट है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन कब कब लिस्ट बने थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले कौन, क्रम वाइज जमाने के लिए कि पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो नरोत्तम लाल जोशी अपने सर्वप्रथम कौन थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे 31 मार्च 1952 से लेकर 25 अप्रैल 1957 तक। फिर दूसरे नंबर पे रामनिवास मिर्गा जी थे जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी रहे हैं 25 अप्रैल 1957 से लेकर 3 मई 1967 तक, मतलब पूरे 10 साल लगातार 2 बार रहे थे। 25 अप्रैल 1957 से लेकर 3 मई 1967 तक। तीसरा है निरंजन कुमार आचार्य 3 मई 1967 से 20 मार्च 1972 तक। चौथे हैं रामकिशोर व्यास 20 मार्च 1972 से 18 जुलाई 1977 तक। पांचवें है मारावल लक्ष्मण सिंह 18 जुलाई 1977 से 20 जून 1979 तक। गोपाल सिंह भाद्राजून 25 सितंबर 1979 से 7 जुलाई 1980 तक। पूनम चंद बिश्नोई रही हैं 7 जुलाई 1980 से 20 मार्च 1980 तक। हीरालाल देवपुरा साहब कौन कब तक रहे हैं, 20 मार्च 1985 से लेके 16 अक्टूबर 1985 तक। ये कौन क्या रहे हैं, सीएम साहब भी रहे हैं। तो सीएम प्लस कौन, सीएम प्लस विधानसभा अध्यक्ष। पूनम चंद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पे रही है। गिरिराज प्रसाद तिवारी 31 जनवरी 1986 से लेकर 11 मार्च 1990 तक। हरि सिंह बाबड़ा 16 मार्च 1990 से लेके 21 दिसंबर 1993 तक। हरि सिंह बाबड़ा फिर 2 बार बने हैं 30 दिसंबर 1993 से लेके 5 अक्टूबर 1994 तक, 1 साल के लिए फिर बने। शांतिलाल चपलोत साहब कब बने हैं, 7 अप्रैल 1995 से लेके 18 मार्च 1998 तक। समरत लाल मीणा 25 जुलाई 1998 से 4 जनवरी 1999। परशुराम मदेरणा, ये मदेरणा वही वाले हैं जो मदेरणा कांड करे हैं, 6 जनवरी 1999 से लेके 15 जनवरी 2004 तक। सुमित्रा सिंह कब से कब तक, 16 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2009 तक। दीपेंद्र सिंह शेखावत जो कि 16 नंबर के हैं, 2 जनवरी 2009 से लेके 20 जनवरी 2014 तक। कैलाश मेघवाल 22 जनवरी 2014 से लेके 15 जनवरी 2019 तक। और सीबी जोशी जो कि करंटली है 18वें नंबर के हैं, 6 जनवरी 2019 से अभी लगातार अपने वर्तमान पद पर बने हुए हैं। तो ये मैंने आपको एक बार लिस्ट बना दी है, बता दी है कि कौन कब कब था, कब और कौन कितने नंबर पे। अब उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो सर्वप्रथम उपाध्यक्ष कौन था, लाल सिंह सक्तावत साहब थे 31 मार्च 1952 में से लेके 31 मार्च 1957 तक। फिर निरंजन नाथ आचार्य जो कि कौन थे, अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये कब से कब तक, 1 मई 1957 से लेके 1 मार्च 1962 तक। नारायण सिंह मसूदा 7 मई 1962 से लेके 28 फरवरी 1967 तक। पूनम चंद बिश्नोई जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रही है, 9 मई 1967 से लेके 9 जुलाई 1971 तक। राम नारायण चौधरी 11 नवंबर 1971 से लेके 15 मार्च 1972 तक। राम सिंह यादव 25 मार्च 1972 से लेके 30 अप्रैल 1977 तक। रामचंद्र कब तक रहे थे, 8 सितंबर 1977 से लेके 17 फरवरी 1980 तक। अहमद बख्श सिंधी 28 मार्च 1981 से लेके 24 अक्टूबर 1982 तक। गिरिराज प्रसाद तिवारी 29 मार्च 1985 से लेके 31 जनवरी 1986 तक। किशन मोटवानी साहब रहे हैं 28 अक्टूबर 1986 से लेके 1 जनवरी 1990 तक। यदुनाथ सिंह कब से कब तक रहे हैं, 25 जुलाई 1990 से लेके 21 मार्च 1991 तक। हीरा सिंह चौहान कब से कब तक रहे हैं, अपने हीरा सिंह चौहान रहे हैं 25
मार्च 1991 से लेके 14 दिसंबर 1992 तक। शांतिलाल चपलोत जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं, 25 सितंबर 1994 से लेकर 7 अप्रैल 1995 तक। समरतलाल मीणा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फिर ये दोनों रहे हैं, 4 मई 1995 से लेकर 17 जुलाई 1998 तक। तारा भंडारी जो कि प्रथम उपाध्यक्ष हैं, वो कब से कब तक रही है, 28 जो कि 15वें नंबर की है, 28 जुलाई 1998 से लेके 30 नवंबर 1998 तक। देवेंद्र सिंह साहब 26 मार्च 1999 से लेके 4 दिसंबर 2003 तक। राम नारायण बिश्नोई 19 अप्रैल 2004 से लेके 10 दिसंबर 2008 तक। राम नारायण मीणा साहब 19 फरवरी 2012 से लेके 9 दिसंबर 2013 तक। राव गजेंद्र साहब 18 सितंबर 2015 से लेके 15 जनवरी 2019 तक। तो ये अब तक के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमने देख लिए है। एक बार आप भी सरसरी निगाहों से देख लेना है, और सरसरी निगाहों से इस प्रकार देखना है कि आपको कम से कम क्रम तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्रम पूछ लेता है कि ये इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना। तो वो आपको आना चाहिए, वो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस फीड होना चाहिए। तो एक बार इनको देख लो। और अभी 18वें नंबर के सीपी जोशी साहब हैं, जो 6 जनवरी 2019 से लगातार पे हैं, और राव गजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष हैं, जो 18 सितंबर 2015 से लेकर 15 जनवरी 2019 तक है। उपाध्यक्ष पद पर अभी तक कोई है नहीं अभी करंट में। तो ये आपका अनुच्छेद 178 कंप्लीट हो गया। तो अपना अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 169, सॉरी अनुच्छेद 179, 179। कौन सा? आर्टिकल 179। आर्टिकल कौन सा है? 179। ये क्या कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद निम्न परिस्थितियों में क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है, अर्थात खाली हो सकता है। तो पद रिक्तता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 179। यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य न रहे, मतलब ऐसी कोई बात हो जाए कि जिससे क्या होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं त्याग पत्र दे दे, वो खुद से चल के अपना त्याग पत्र दे दे, रिजाइन दे दे। विधानसभा साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकती है। विधानसभा क्या करेगी कि जैसे उसको विधान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना, तो क्या करेगी? अपना एक प्रस्ताव पास करेगी जिसको हटाने के पक्ष में 50% से अधिक वोट होने चाहिए, और वो ऐसे वोट डाल के उनको हटा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। उल्टा सुल्टा होता है, अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। तो ये सारा क्या चलता है इसमें? उल्टा सुल्टा चलता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ये संकल्प सदन में प्रस्तावित करने के 14 दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो किसी अध्यक्ष या जब अध्यक्ष को पद से हटाया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? जो विधानसभा का अध्यक्ष है उसको सूचना देनी पड़ेगी। सर सूचना कब देनी पड़ेगी? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व कि हम आपको हटाएंगे, उसका प्रस्ताव हम लाना वाले हैं। तो सदन में जो आपका प्रस्ताव पास हुआ प्रस्तावित करने का, तो उसकी प्रस्तावित करने से 14 दिन पूर्व उसको हटाया, मतलब 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी आवश्यक है। जब कभी विधानसभा का विघटन यानी कि भंग किया जाता है, तो विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। सपोज करो किसी केस में विधानसभा का भंग हो गया, तो विधानसभा भंग होते ही ये नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से त्याग दे देगा। वो अगली विधानसभा अध्यक्ष, जो अगली विधानसभा पुनर्गठित होगी, उसका जो प्रथम अधिवेशन की मतलब प्रथम बैठक होगी, उसमें कि ठीक पहले तक वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और उस बैठक में क्या कर देंगे? नया अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने हेतु लाए गए प्रस्ताव।
राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के अध्याय 17 में इसका क्या करा गया है, उल्लेख करा गया है कि जो प्रस्ताव लाया गया है उसका उल्लेख किस प्रकार होगा, किस प्रकार प्रस्ताव लाया जाएगा। नियम 134 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत यदि कोई सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 खंड ग के अंतर्गत किसी संकल्प की सूचना देना चाहता है, उसे लिखित रूप से सचिव को देगा। मतलब कोई सदस्य ये चाहता है कि इस विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाए, तो वो सदस्य क्या करेगा, इसकी लिखित सूचना किसको देगा, सचिव को देगा। ठीक है। और सूचना प्राप्ति के पश्चात विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन के बाद और पूरे 21 दिन से पहले का कोई भी दिन हो सकता है। मतलब जैसे मान लो कि सूचना दे दी, सूचना कब दी, कोई सदस्य है, सदस्य ये चाहता है कि किसी को विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाएं, पद से हटाओ, तो ये सूचना कब देगा, वो मान लो किसी डेट को दे दी, आज की तारीख को उसने सूचना दे दी। अब ये सूचना प्राप्त होने के बाद, पूरी होने के 14 दिन के बाद, जैसे मान लो आज सूचना दी, आज से 14 दिन के बाद, जैसे आज कितनी तारीख है, 2 सितंबर, आज से 14 दिन कब, 2 और 6 16 सितंबर, मतलब 14 दिन बाद हो गया 16 सितंबर को। और 21 दिन से पहले, 16 से बोले तो 21 दिन बोले तो मतलब 23 सितंबर की बात करें, 23 सितंबर से पहले, मतलब 21 दिन से पहले इन दोनों के बीच में क्या होगा, संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। नियम 135 के अंतर्गत संकल्प को सदन में अनुमति प्राप्त करने हेतु सदस्यों की समग्र संख्या में के कम से कम 5वें भाग के सदस्य खड़े होने चाहिए। मतलब इस संकल्प को जो अनुमति देंगे उनमें 5वें भाग को खड़ा हुआ होना सदस्य इसके उसमें खड़े हुए होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि जो समग्र सदस्य संख्या के 5वें भाग के सदस्य क्या होने चाहिए, खड़े हुए होने चाहिए। अब तक कुल 6 प्रस्ताव लाए गए हैं, किसके, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी को हटाने हेतु प्रथम विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव लाया गया, जिसमें से एक बार जसवंत सिंह द्वारा और दूसरी बार वेदपाल त्यागी द्वारा, लेकिन दोनों ही क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। चौथी विधानसभा में अध्यक्ष निरंजन लाल आचार्य के हटाने हेतु एक बार प्रस्ताव लाया गया। 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी को हटाने हेतु एक बार प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष शांतिलाल चपनोत को हटाने हेतु 2 बार प्रस्ताव लाया गया, जिसमें एक बार जगदीश धनखड़ द्वारा, दूसरी बार लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा एवं महादेव सिंह द्वारा सम्मिलित रूप से लाया गया। आज तक किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को एक बार भी हटाया नहीं गया, मतलब वो प्रस्ताव भी लाए लेकिन वो पारित नहीं हो पाया स्पष्ट बहुमत के अभाव में। तो ये अपना अनुच्छेद 179 हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है और कब वो उनका पद रिक्त माना जाता है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद अपना 180, आर्टिकल 180। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। मतलब अध्यक्ष के पद के रूप में क्या क्या उसके कर्तव्य हैं, उनका पालन करने, और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष, मतलब जब अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति, जो मैंने बताया था कि 4 व्यक्तियों की लिस्ट देंगे, उनकी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 180 में दी गई है। अनुच्छेद 180 का सब आर्टिकल 1 कहता है कि जब विधानसभा का अध्यक्ष पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जो राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल जो जिस व्यक्ति को निर्धारित करे वो क्या करेगा, उनके पद का कर्तव्यों का पालन करेगा। दूसरा अनुच्छेद 180 का 2 है, विधानसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित हो और उस स्थिति में उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, और या कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो उपस्थित नहीं है, मतलब 4 व्यक्ति जो डिसाइड करे थे वो भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा के जो सदस्य द्वारा अवधारित किया जाए, मतलब जो निर्धारित किया जाए उनमें
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ये अपना अनुच्छेद 180 हो गया। जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उस केस में कौन उसके जगह पर कार्य करेगा। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 क्या कहता है? क्या कहता है भैया? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद के हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। मतलब अनुच्छेद 181 का सब आर्टिकल 1 कहता है कि विधानसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद पर हटाने का संकल्प विचाराधीन है, मतलब सूचना दे दिया और उसका मामला अभी पेंडिंग चल रहा है, प्रस्ताव अभी पास होना है, तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर कौन नहीं होगा? पीठासीन नहीं होगा। उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं करेगा जब तक कि संकल्प पारित ना हो जाए। अनुच्छेद 181 का 2, जब विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद के हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन है तब उसको विधानसभा में बोलने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने व मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा। मतलब ये है कि जैसे किसी को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, मामला चल रहा है, विचाराधीन है और उसके ऊपर संकल्प पारित होना बाकी है, उस दौरान कोई जो भी सदन की जो कार्रवाई चल रही है विधानसभा की, उसमें उसको बोलने का अधिकार होगा, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, मत लेने का अधिकार होगा। लेकिन जब मत अगर दोनों पक्ष और विपक्ष के बराबर हो उस केस में निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा उसको। तो ये आपका अनुच्छेद 181 कंप्लीट हो गया है। अनुच्छेद 182, अगला अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 क्या कहता है? इसमें विधान परिषद के सभापति व उप सभापति के पद का उल्लेख है। विधान परिषद, अब अभी तक क्या चल रहा? विधानसभा, अब आ गया विधान परिषद। इसमें विधान परिषद का कौन होता है? विधानसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और विधान परिषद का क्या होता है? सभापति होता है। सभापति और उप सभापति पद का उल्लेख मिलता है। विधान परिषद के सदस्यों से ही सभापति और सभापति को चुना जाता है। विधान परिषद के सभापति और उप सभापति का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष का होता है, जितना कि उनके सदस्यों का होता है। अनुच्छेद 183 क्या कहता है? अनुच्छेद 183 कहता है रिक्त कर देंगे। त्याग पत्र देने पर आप रेजिग्नेशन देकर भी आप विधान परिषद की सदस्यता से आप समाप्त कर सकते हो। और विधान परिषद का सदस्य सभापति अपना त्याग पत्र उप सभापति को और उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को, जैसे विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष आपस में करते थे। विधान परिषद साधारण बहुमत यानी कि 50% प्रस्ताव पारित करके सभापति और उप सभापति को हटा सकती है, लेकिन यह संकल्प सदन में प्रस्तावित करने से पूर्व 14 दिन पूर्व सभापति और उप सभापति को सूचित करना आवश्यक है। अगर किसी सभापति या उप सभापति को आप हटाना चाहते हो तो 14 दिन पूर्व सूचित करके आप उनका संकल्प पारित करके आप हटा सकते हो। संकल्प पारित करने के लिए 50% सदस्यों की उनके फेवर में वोट होना चाहिए कि आप उनको हटाना चाहते हो। तो ये आपका अनुच्छेद 183 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 184। सर अनुच्छेद 184 में क्या बातें लिखी हुई है? अनुच्छेद 184 बात करता है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य सभापति की शक्ति। मतलब सभापति जब नहीं होगा तो उप सभापति, और उप सभापति नहीं होगा तो कोई अन्य व्यक्ति उसको कैसे कार्य करेगा, कैसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वो बात कही गई है अनुच्छेद 184 में। अनुच्छेद 184 का एक कहता है कि जब विधान परिषद के सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, और यदि उपसभापति का भी पद रिक्त है तो विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन है तो नियुक्त करे, जैसा विधानसभा अध्यक्ष में होता है, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ये कहता है अनुच्छेद 184 का सब आर्टिकल 1। अनुच्छेद 184 का सब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि विधान परिषद के किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति और उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित की जाए
विधान परिषद के प्रक्रिया के नियम है, उनके द्वारा अवधारित किया जाए, मतलब उनमें कुछ लिखा जाए तो उनके अनुसार, या ऐसा कोई व्यक्ति जो उपस्थित नहीं है तो अन्य व्यक्ति जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया जाए। अगर विधान जो प्रक्रिया उस नियम के अनुसार भी नहीं है तो विधान परिषद के जो प्रक्रिया है, विधान परिषद के जो लोग हैं जो उनको सभापति बनाना चाहते हैं, उनको बना के सभापति के रूप में कार्य उनसे करवा सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 184 भी खत्म हो गया। अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 185। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। सेम विधानसभा अध्यक्ष के जैसे ही चल रहा है सारा मामला। अनुच्छेद 185 का एक कहता है कि विधान परिषद के किसी बैठक में जब सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन चल रहा है तब सभापति और उपसभापति की उपस्थिति रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, मतलब उसके उपस्थित रहने पर उनका पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 185 का 2 कहता है कि जब सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है तो सारे उसको अधिकार रहेंगे, बस निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा, बाकी सारे अधिकार उसको मत देने का, बोलने का, भाग लेने का, उनका सबका अधिकार रहेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 186। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद आपको 186 में मिलता है। तो इनका वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है। और इनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की जो संचित निधि है, इनका कंसोलिडेटेड फंड है, रिजर्व फंड है, वहाँ से इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 2 में मिलता है। अनुच्छेद 2 यानी कि शेड्यूल 2 में मिलता है। अनुसूची 2 मतलब शेड्यूल 2 में मिलता है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 70,000 रुपये और उपाध्यक्ष का वेतन 65,000 रुपये, ये आपको ध्यान देना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भी आपको पता लग गया, ठीक है। ये अपना अनुच्छेद 186 खत्म। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 कहता है इसमें राज्य के विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख मिलता है। विधानमंडल का जो सेक्रेटरीट है उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 187 का एक कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय या क्रमवारीबंद होगा। इनके लिए अलग से सेक्रेटरीट होगा। जो सरकार का सेक्रेटरीट होता है वो वाला नहीं, इनके लिए अलग से सचिवीय क्रमवारी वृंद होगा। क्रमवारी वृंद को क्या कहते हैं? सचिवीय सेक्रेटरीट, सचिवालय, ठीक है। तो 187 का अनुच्छेद का 2 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनिमय कर सकेगा। अनुच्छेद 187 2 में पावर दी गई है कि विधानमंडल जो सचिवालय में जो अधिकारी है उनकी भर्ती कैसे होगी, नियुक्ति कैसे होगी, उनकी व्यक्तियों की सेवा की क्या शर्तें होंगी, वो डिसाइड कर सकता है। अनुच्छेद 187 का 2। अनुच्छेद 187 का 3 क्या कहता है कि जब राज्य विधानमंडल विधि द्वारा बंद नहीं करता तब राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति से परामर्श लेने के बाद सचिवीय कर्मचारी वर्ण में भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनिमय हेतु नियम बना सकता है। देखो, ऐसे तो विधानमंडल में कोई नियम बना देता है तो वो चलेगा। ये कहता है अनुच्छेद 187 के 2। फिर अनुच्छेद 187 का 3 ये कहता है कि अगर विधानमंडल कोई नियम नहीं बनाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? परामर्श लेगा विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से, और उनसे परामर्श लेके कोई इसके बारे में नियम और सेवा शर्तों के जो नियम है वो उनका बना सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 187 भी खत्म हो गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 कहता है विधानमंडल के सदस्यों की शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख। मतलब विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 188 में। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राज्यपाल और राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है अपने पद को ग्रहण करने से पूर्व। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको राज्यपाल या तो खुद या राज्यपाल जिस व्यक्ति को निर्धारित करे उनके समक्ष उनको शपथ दिलाता है। कब? पद ग्रहण से पूर्व। इसकी शपथ का प्रारूप 3वीं अनुसूची में दिया हुआ है, शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटेम स्पीकर, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर जो कि अस्थायी अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और उसको शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है।
विधानसभा में जो भी सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यह सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों का किसी का भी हो सकता है। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यह सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों में से कोई किसी का भी हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर का पद विधानसभा में होता है, विधान परिषद में नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो विधानसभा में होता है, विधान परिषद में इसका कोई पद नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर के जो क्या कार्य हैं वो नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलाता है, उनको शपथ दिलाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह थे। जो प्रथम विधानसभा हुई थी उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह थे। राजस्थान की वर्तमान जो कि 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी हैं, जो कि विपक्ष दल के हैं, भाजपा के हैं। सर्वाधिक बार 3 बार बनने वाले प्रोटेम स्पीकर कौन है? पूनम चंद बिश्नोई जी, जो कि जोधपुर में प्रोटेम स्पीकर है। पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर यानी कि तीनों पदों पर रहे हैं। कौन? पूनम चंद बिश्नोई। इस पर स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है और पिछले एग्जाम में पूछ भी चुके होगा। अब अगर हम MCQ में चलेंगे कौन कौन से एग्जाम में इसको पूछा हुआ। परशुराम मदेरणा एवं लक्ष्मण सिंह राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर व प्रतिपक्ष के नेता तीनों रहे हैं। कौन? परशुराम मदेरणा और कौन? लक्ष्मण सिंह। ये क्या क्या रहे हैं? ये क्या रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे हैं, वह प्लस प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। क्या क्या? प्रतिपक्ष नेता, अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। कौन? 2 व्यक्ति, परशुराम मदेरणा और लक्ष्मण सिंह। नारायण सिंह मसूदा राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर दोनों ने हैं। नारायण सिंह वो क्या क्या रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर प्लस उपाध्यक्ष, ये दोनों पद पे रहे हैं। रामनारायण चौधरी राजस्थान के विधानसभा के उपाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता दोनों रहे हैं। रामनारायण चौधरी कौन से हैं? विधानसभा के उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता दोनों पदों पर रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री व उपराष्ट्रपति सभी पदों पर रहे हैं, जैसे पदों पर रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत साहब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति, ये 4 पदों में रहे हैं। और गुलाबचंद कटारिया साहब राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, प्रतिपक्ष के नेता दोनों पदों पर रहे हैं। तो ये आपको बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब तक के जो विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं, उनकी एक लिस्ट आपको दी हुई है, ठीक है। सबसे पहला है महाराव संग्राम सिंह, इनकी नियुक्ति 23 मार्च 1952 से लेकर 27 मार्च 1952 तक हुई थी। दूसरे नंबर के नारायण सिंह मसूदा 22 अप्रैल 1957 से 23 अप्रैल 1957 तक। नारायण सिंह मसूदा फिर बने हैं प्रोटेम स्पीकर 7 मार्च 1962 से लेकर 10 मार्च 1962। पूनम चंद बिश्नोई जो कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं, साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं 28 अप्रैल 1967 से 2 मई 1967 तक। यशवंत सिंह नाहर 17 मार्च 1972 से लेकर 19 मार्च 1972। मेजर फतेह सिंह 13 जुलाई 1977 से लेकर 17 जुलाई 1977। मतलब एक अस्थायी रूप से होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं, जब तक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो। परशुराम मदेरणा साहब 3 जुलाई 1980 से लेकर 3 जुलाई 1980 तक, मात्र 1 दिन के लिए। लक्ष्मण सिंह 11 मार्च 1985 से लेकर 16 मार्च 1985 तक। पूनम चंद बिश्नोई फिर से 2 बार रही हैं, 3 बार रही हैं, 2, 3, 8 मार्च 1990 से 12 मार्च 1990, 22 अगस्त 1993 से 22 दिसंबर 1993। फिर रही है 5 अप्रैल 1995 से लेकर 8 जुलाई 1995। 1, 2, 3,
चार, 4 बार तो ये बन चुकी है। भैरव सिंह शेखावत 14 दिसंबर 1998 से लेकर 3 जनवरी 1999 तक। गंगाराम चौधरी 6 जनवरी 2004 से लेकर 14 जनवरी 2004 तक। देवी सिंह पाटिल 24 दिसंबर 2008 से लेकर 25 दिसंबर 2008 तक। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं है, ये देवी सिंह पाटिल है। प्रद्युम्न सिंह 2 जनवरी 2014 से लेकर 20 जनवरी 2014 तक। गुलाब चंद कटारिया जो कि वर्तमान में 8 जनवरी 2019 से लेकर 14 जनवरी 2019 तक, जो कि 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। तो अगला अनुच्छेद है अपना अनुच्छेद नंबर 190, यानी कि स्थानों का रिक्त होना। स्थान को रिक्त कैसे किया जाता है, कैसे स्थान रिक्त होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 190 का सब आर्टिकल 1, कोई व्यक्ति एक समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, पहली बात। और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन की अवधि में किसी एक सदन की सदस्यता त्याग कर दी होगी। अगर कोई गलती से 2 सदस्य चुन भी लिया जाता है, दोनों सदनों की उसने सदस्यता धारित भी कर ली, तो 10 दिन के अंदर किसी एक को डिसाइड करके एक को त्याग कर देगा। यदि वह अपने एक सदन का सदस्य का त्याग नहीं करता, इस प्रकार कोई सूचना नहीं देता, तो उसका उस सदन में खाली स्थान माना जाएगा जिसमें वह पहले सदस्य था। मतलब ये कि कोई मान लो पहले से किसी एक सदन में सदस्य है और वो दूसरे सदन में भी सदस्य बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, 10 दिन के अंदर अंदर किसी एक को डिसाइड करेगा कि किसमें उसको रहना है। अगर वो डिसाइड नहीं करता है तो वो माना जाएगा कि ये जो पुरानी जो सदस्यता है उसने त्याग दी, और जो नया सदन है उसका सदस्य उसको माना जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 190 का 2, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा। मतलब कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल हैं उनका सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 190 का 3 कहता है कि यदि विधानमंडल सदस्य अध्यक्ष या सभापति को अपना त्यागपत्र देता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर रेजिग्नेशन देता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। अध्यक्ष के त्यागपत्र स्वीकार करने से पूर्व सदस्य कभी भी अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। जब तक कि अध्यक्ष आपका त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता तब तक आप उसको, अपने रेजिग्नेशन लेटर को आप वापस ले सकते हो। परंतु अध्यक्ष या सभापति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अगर अब अध्यक्ष या सभापति को यह लगता है कि नहीं यार ये फालतू की नौटंकी कर रहा है, ये कोई त्याग रिजाइन नहीं दे रहा और स्वैच्छिक रूप से या असली नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसको स्वीकार नहीं करेगा ऐसे रेजिग्नेशन। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 190 का 4। सर अनुच्छेद 190 का 4 क्या कहता है? 190 का 4 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का लगातार 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए सदन के अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। मतलब मीटिंगों में आ ही नहीं रहा 60 दिन तक लगातार बिना सूचित किए। कब? बिना सूचित किए। सूचना देने के बाद आप 60 दिन के लिए जा सकते हो। तक सदन के अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित हो जाएगा, अर्थात उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इन 60 दिनों में उसको उन दिनों को शामिल नहीं किया जाएगा जिस दौरान सत्र अवस्थित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। मतलब इन जो 60 दिनों को जो काउंट कराएंगे उनमें उन दिनों को काउंट नहीं करेंगे जब कोई सदन का स्थगन कर दिया और वो कंटिन्यू 4 दिन के लिए स्थगित पे है, ठीक है, उस केस में उन दिनों को शामिल नहीं करेंगे। नोट, स्पेशल नोट है, यदि किसी विधानमंडल सदस्य का न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए तो उसे सदन से क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल पद पर निर्वाचित हो जाए तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अगर कोई न्यायालय है उसने उस सदस्य को क्या है, अयोग्य करार कर दिया या निर्वाचन को अयोग्य करार कर दिया है, तो उसको उसी दिन से उसको निष्कासित मान लिया जाएगा। या कोई जो विधानमंडल का सदस्य है वो राष्ट्रपति बन जाता है, उपराष्ट्रपति बन जाता है या राज्यपाल का पद धारण कर लेता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा या रिक्त हो जाएगा। ये इसके सदस्यों की, जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी रिक्ति के प्रोविज़न थे आर्टिकल
190 में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 191 यानी कि 193, अनुच्छेद 193 विधानमंडल के सदस्यों के लिए नियर्ताएं। पहले योग्यताएं पढ़ी थी, अब अयोग्यताएं पढ़ती है कि कौन कौन सी अयोग्यता होती है। अनुच्छेद 191 का एक कहता है किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुनाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। कब कब किया जाएगा? पहला, यदि वह कोई लाभ का पद धारण करता है, जो कि योग्यता में स्पेशल कंडीशन थे कि लाभ का पद धारण ना करे, भारत सरकार के या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कोई कार्य करता है या कोई सेवा में है, यदि वह विकृत चित्त है, मतलब स्क्रू उसका ढीला है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, और जिसका जो स्क्रू ढीला है वो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया है। केवल स्क्रू ढीले से काम नहीं चलेगा, न्यायालय द्वारा उसको ठहराना भी चाहिए कि वो व्यक्ति का स्क्रू ढीला है यानी कि पागल है, यानी कि वह व्यक्ति अनुमोचित दिवालिया है, मतलब वो दिवालिया घोषित हो चुका है और कोर्ट के द्वारा उसने वापस से सॉल्वेंट होने का, यानी कि हाँ भाई मैं पैसे वाला हो गया, उसका प्रमाण पत्र उसने नहीं लिया, मतलब अनुमोचित दिवालिया है, मतलब अभी भी करंट में इंसॉल्वेंटी है, उसके पास फकीर हो चुका है, किसी के पैसे खा के फकीर हो चुका है। गह है यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, मतलब भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से भारत का नागरिक था लेकिन उसने क्या करा है, किसी दूसरे देश की उसने नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उस केस में भी आप नहीं रहेंगे। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी निम्न प्रकार से निर्धारित कर दिया जाए, कोई संसद द्वारा कोई विधि बनाती है और उसके अधीन कोई अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो अयोग्य माना जाएगा। वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या चुनावी अपराध का दोषी पाया जाता है तब भी उसको अयोग्य करार कर दिया जाएगा। उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें उसको 2 या 2 से अधिक वर्षों की उसकी कैद की सजा मिली हो तो भी वह अयोग्य होगा। वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से उसको हटाया गया है तो भी वो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधी विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है, चुनाव में आपने कितना पैसा खर्च किया वो निर्धारित समय में आपने नहीं बताया तो भी आप क्या हो जाओगे, अयोग्य करार कर दिए जाओगे। उसे अपदृश्यता, दहेज, सती प्रथा इत्यादि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्त अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो तो भी वह अयोग्य माना जाएगा। अस्पृश्यता मतलब जो कहते हैं ना छूत छवाछूत वो वाली, और दहेज आप समझते हो, सती प्रथा आप समझते हो, अगर इनको बढ़ावा भी देते हो या आप इन अपराधों में आप शामिल हो तो आप अयोग्य करार कर दिए जाओगे। तो ये 193 की अयोग्यताएं थी। एक अनुच्छेद 193 का 2 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल के आधार पर के तहत अयोग्य है, और दल बदल के आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य कौन घोषित करता है? विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है। तो ये एक बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 191 के 2 में लिखी हुई है। तो ये अपना अनुच्छेद 191 का 2 जो कि अयोग्यता है वो कंप्लीट हो गई है। अगला अनुच्छेद है अपना अनुच्छेद 192। सर अनुच्छेद 192 क्या कहता है? अनुच्छेद 192 कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता यानी कि अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चयन, मतलब उनका डिसीजन कौन दिया लेगा कि ये अयोग्य है या नहीं है, अयोग्यता इसने धारित कर ली कि नहीं करी, तो इसका प्रश्न पर डिसीजन कौन लेगा? अनुच्छेद 192 का है। यदि यह प्रश्न उठता है कि एक राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के वर्णित उल्लेखित अयोग्यता से ग्रसित है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेगा, सभापति भी नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 192 का 2 को आया है, ऐसा किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग से क्या लेगा? राय लेगा, सलाह मशवरा करेगा और ऐसी राय के अनुसार ही उसको अयोग्य घोषित करेगा, यानी कि उसका कार्य करेगा कि वो डिसीजन लेगा कि वो अयोग्य है या अयोग्य है। तो ये अपना अनुच्छेद 192 भी हो गया कि कौन योग्य है या नहीं योग्य है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? अपना राज्यपाल लेगा, और किसके सलाह मशवरा से? निर्वाचन आयोग की सलाह मशवरा से। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 193। अनुच्छेद 193 में बात करता है यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है।
मतलब उसको सजा दी जाएगी। अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए आप विधानमंडल की बैठक में भाग ले रहे हो तो आपके लिए सजा का प्रावधान है। या क्या है, अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने से पहले यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में विधानमंडल में बैठता है या मतदान करता है या अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भी विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है, मतलब आपको अयोग्य घोषित कर दिया, उसके बाद भी आप विधानमंडल या विधानसभा की बैठक में भाग लेते हो, तो आपको 500 रुपये का जुर्माना का भागी होगा और जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जुर्माना लगा रखा है 500 रुपये का। तो 500 रुपये का जो नेता लोग है वो उसको 500 रुपये को समझते हैं, पर चलो जो भी कानून में है वो है। तो 500 रुपये का आपका जुर्माना दिया जाएगा, देना पड़ेगा, जो कि राज्य को देय ऋण या लोन या टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। जिस प्रकार राज्य टैक्स की वसूली करती है वैसे प्रकार से इसको वसूल किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 बात करता है राज्य विधानमंडल के सदनों, इसकी समितियों और इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकार कौन कौन से, उन्मुक्तियां और छूट कौन कौन सी है, विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार कौन कौन से। तो विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 के 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 194 का 1 कहता है कि इस संविधान के उपबंधों और विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वाक का स्वातंत्र्य होगा। मतलब वो अपनी बात को बोल सकता है, बोलने का उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, लेकिन बोला किसके जाएगा, जो नियम है और जो स्थायी आदेश है उसके अधीन रहते हुए बोलना है। ऐसे नहीं कि आप विधानसभा में जाके गाली गलौज करो, आप शब्द बोलो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मर्यादा में रह के, नियमों में रह के, कायदे कानून में रह के ही आपको बोलने का स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 194 का 2 कहता है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई मामलों कोई विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य उसमें भाषण देता है, विधानमंडल में अपना कोई बात कहता है, तो उस बात के आधार पर मान लो कोई वो बात गलत है, सही है या तथ्य पर आधारित नहीं है, तो उसके लिए उसके ऊपर न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वो बात अलग है कि राहुल गांधी के ऊपर चला दिया गया है, वो भी कुछ ऐसी बात है कि वो इसके ऊपर नहीं चलाया था कि उसने कुछ भाषण दिया था, उसने किसी और के केस में उसको फंसा के फिर वो चलाया है। अनुच्छेद 194 का 3 राज्य विधानमंडल की किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्ति के विशेषाधिकार और उन्मत्ति ऐसी होगी जो राज्य विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। मतलब राज्य विधानमंडल के किसी सदन की जो सदस्य है या समिति की जो शक्तियाँ हैं, जो विशेषाधिकार उनको दिया गया है और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो राज्य विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा निश्चित करे, जो समय समय पर इसके द्वारा कानून बना के निश्चित करे, उसके अनुसार इनका शक्तियाँ और विशेषाधिकार इनके होंगे। उन्हें सदन शुरू होने से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल के मामलों में, सिविल के जो मामले हैं उस केस में सदन शुरू होने से 40 दिन पहले और सदन शुरू होने के 40 दिन, सदन खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये छूट आपराधिक मामलों और प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है। अगर आपने कोई आपराधिक मामले आपने करे हैं तो उस केस में, अब सिविल मामले जैसे आपने मान लो कोई टैक्स नहीं चुकाया या कुछ और छोटी मोटी गलती कर दी, गाड़ी ठोक दी, तो उस केस में सिविल मामले हैं, उस केस में आपको जो सदन आपका शुरू हो गया उसके 40 दिन पहले और सदन खत्म होने के 40 दिन बाद तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने कुछ अपराध किया, कोई घूस किया, मर्डर किया, रेप किया, कुछ और ऐसे कुकर्ते करे, आपने हवाला का पैसा, आतंकवादी गतिविधियाँ आपने करी, तो उस केस में 40 दिन 40 दिन भूल जाना आप ये मत समझना कि मैं नेता हूँ, आपको डर के पकड़ के ले लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। जब सदन चल रहा हो तब वह साक्ष्य देने और किसी मामले में बतौर गवाह न्यायालय में उपस्थित होने से मना कर सकता है। जब वो सदन चल रहा हो तो कोई भी न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए वो मना कर सकता है कि मेरा सदन चल रहा है, सदन में जब भाषण चल रहा है तब मैं इसे खत्म करके ही आऊँगा। ठीक है। अनुच्छेद 194 के 4 कहता है कि विधानमंडल सदस्यों समितियों की तरह राज्य महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल
और मंत्रियों को भी राज्य विधानमंडल में विशेषाधिकार प्राप्त है। विधानमंडल के सदस्य समिति की तरह जो विधानमंडल के सदस्यों को जो शक्तियाँ हैं या समितियों की तरह ही राज्य का जो महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल है, और मंत्रियों को भी राज्य विधानमंडल के जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार इनको भी मिलेंगे। अब राज्य विधानमंडल के क्या विशेषाधिकार है उनको देखते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह अपने प्रतिवेदनों यानी कि रिपोर्ट्स को, वाद विवादों और कार्यवाहियों को क्या करेगा, प्रकाशित करे। और यह भी अधिकार है कि वह अन्य को इसको प्रकाशन के लिए प्रतिबंधित करे। वह खुद उनको प्रकाशन करवाएगा या किसी और व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर लेके उनसे प्रकाशित करने के लिए प्रतिबंधित करेगा। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को किसी विधिक प्रक्रिया के तहत परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसको अनुमति ना दे दे तब तक सिविल और आपराधिक मामलों में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चाहे अगला है विधानमंडल को इसके सदस्यों के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्ध होने, कारावास होने और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। विधानमंडल को अगर किसी बंदे को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसको छोड़ रहे हो, दोष सिद्ध कर रहे हो, कारावास आप दे रहे हो, ठीक है, तो इन संबंध में जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसको होगा, तत्काल सूचना नहीं, तत्काल सूचना, तुरंत प्रभाव से सूचना किसको दी जाएगी, विधानमंडल को दी जाएगी। विधानमंडल जांच प्रारंभ कर सकती है और साक्षियों की उपस्थिति होने का आदेश दे सकती है और संगत पत्रों और रिकॉर्डों को भेज सकती है न्यायालय में, उससे जांच प्रारंभ करवा सकती है, उनको उपस्थित आदेश को पढ़ सकती है, भेज सकती है, रिकॉर्डों को न्यायालय में भेज सकती है। विधानमंडल अपरिचितों को इसकी कार्यवाहियों के लिए अपवर्जित कर सकती है, कार्यवाही से अपवर्जित कर सकती है। जो इसके परिचित है उनको कार्यवाही से दूर रख सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक भी कर सकती है विधानमंडल। विधानमंडल अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों को विनियमित कर सकती है। नोट, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार संघ की संसद के विशेषाधिकार के समान हैं। अब है विधानमंडल की अवमानना या दंडा शक्ति और न्यायालय की अधिकारिता। मतलब विधानमंडल की आपने अवमानना करी है तो उसकी दंड देने की शक्ति, और न्यायालय की क्या अधिकार है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विधानमंडल प्रत्येक सदन को अपने विशेषाधिकार के अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है। विधानमंडल का कोई आदेश है या कोई नियम है, अगर आपने वो नहीं माना तो उस केस में विधानमंडल आपको दंड दे सकता है। विधानमंडल का प्रत्येक सदन इस प्रश्न का एकमात्र निर्णायक है कि उसके क्या विशेषाधिकार है और क्या किसी विशिष्ट मामले में उसका उल्लंघन हुआ है, तथा न्यायालय को इस बात पर सदन के निर्णय में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं होगी। मतलब इसमें विधानमंडल का जो प्रत्येक सदन है उसमें किसी व्यक्ति ने कोई गलत बोला है, किसी नियम का उल्लंघन करा है, नहीं करा है, इसका निर्णय कौन होगा, खुद विधानमंडल होगा। न्यायालय डिसाइड नहीं करेगा कि वो गिल्टी है या नहीं है, उसको क्या सजा देना है क्या नहीं देना, उसकी हस्तक्षेप करने का अधिकार किसको नहीं है, न्यायालय को नहीं है, विधानमंडल को ही है। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 266, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन विधानमंडल को की अवमानना के लिए अब अधिरोपित दंडादेश की विधि मान्यता पर इस आधार पर अपेक्ष करते हुए कि ये याचिका के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका ग्रहण करने के लिए और याचिका के निपटाने तक बंदी को जमानत पर छोड़ने के लिए सक्षम है। मतलब उच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद 226 में जो वर्णित है और हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के अधीन विधानमंडल की अवमानना के लिए, विधानमंडल की कोई बात या कोई नियम आपने अवमानना करी है के लिए अधिरोपित दंडादेश की विधि, जो दंडादेश की जो विधि है मान्यता पर इस आधार पर अपेक्ष करते हुए कि ये याचिका के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। मतलब ये अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचना ग्रहण करने के लिए और याचना के निपटाने तक बंदी को जमानत को छोड़ने के लिए सक्षम है। कौन सक्षम है? विधानमंडल।
विधानमंडल के किसी सदन को यह शक्ति नहीं है कि वह कोई ऐसा नया विशेषाधिकार सर्जित कर ले जो विधि को अज्ञात हो, जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को अज्ञात हो, और न्यायालय को वो अवधारित करने की शक्ति है कि क्या किसी सदन को कोई विशिष्ट अधिकार है या नहीं है। मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि किसी सदन को कोई विशेष अधिकार है या नहीं है, ये डिसीजन देगा न्यायालय। जब एक बार यह अवधारित हो जाता है कि एक विशेषाधिकार विद्यमान है तो सदन ही यह निर्णय करेगा कि उसका कब और किस प्रकार प्रयोग किया जाए। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब एक बार ये डिसाइड हो जाए कि ये इसको सदन को विशेष अधिकार दिया हुआ है, तो उस केस में न्यायालय ये डिसाइड नहीं करेगा, ओनली सदन ये डिसाइड करेगा कि उसका क्या अधिकार है और उसको कब प्रयोग करेगा। नोट, सर्च लाइट वाद व केशव सिंह वाद का संबंध भारत में वाक स्वतंत्रता और विधानमंडल के विशेष अधिकारों से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 194 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें 194 में आपने क्या क्या पढ़ा। विधानमंडल के सदन, इसकी समितियां और सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकार, उसकी उन्मुक्ति और छूट के बारे में आपने पढ़ा। 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। राज्य विधानमंडल के आपने विशेषाधिकार पढ़े और उनकी विधानमंडल की अवमानना करने में उसकी दंड की शक्ति और न्यायालय की क्या अधिकारिता है वो आपने पढ़े हैं। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 195। अनुच्छेद 195 में करता है विधानमंडल के वेतन और भत्ते। विधानमंडल के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा ही तय किए जाते हैं और प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधायक का वेतन अभी करंट में कितना है, 40,000 रुपये प्रति माह है। एमएलए को कितना मिलता है, 40,000 रुपये प्रति माह। तो ये अपना अनुच्छेद 195 भी कंप्लीट हो गया।